राउंड अप है, ठीक है। एकदम लुक छुप के पढ़ने से कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कल पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में, क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल, ठीक है। इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे ना? इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे, शायद लगभग हो भी गया था। बहुत पढ़ा दिया आप लोगों को फिजियोग्राफी। अरे हम पढ़ाने के लिए तो अभी 10-12 घंटा और फिजियोग्राफी पढ़ाएंगे, लेकिन आप ही लोग परेशान हो जाते हो ना। सुनो, बहुत है, बहुत परेशान होता है सब। अच्छा, वो आप लोगों का देखा जाएगा, पीजीटी वालों का। सुनो, आए, हाँ, कोस्टल प्लेन निश्चित रूप से आज कोस्टल प्लेन आपको पढ़ा देंगे मेरे दोस्त। आइलैंड ग्रुप भी पढ़ा देंगे। आइलैंड ग्रुप में तो एक दिन हमने आपको पढ़ा दिया है, अंडमान निकोबार का, याद तो करिए। मेरे जैसे टीचर पर अंगुली कैसे उठेगा रे भाई? मुश्किल है ना। मैं खुदे बहुत ज्यादा सिंसियर रहता हूँ कि आपको समस्या नहीं हो, क्योंकि आपका रोटी खाते हैं और आप ही के रोटी से मेरा आवाज निकलता है। तो मैं आपके अपने रोटी के साथ बेवफाई करना मंजूर रहेगा? नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबको ठीक ठाक पढ़ा सकूं, जितनी मेरी ज्ञान की सीमा है। अब ये अनंत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो। बातें हो रही थी इंडिया के कोस्टल प्लेन पर भी थोड़ा सा। कुछ लोगों ने कहा कि कोस्टल प्लेन पर बात कर लीजिए सर। बंद करो। इंडिया का कोस्टल प्लेन पर 5 मिनट बात कर लेते हैं, फिर आगे आकर के नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू करेंगे। कोस्टल प्लेन, तटीय, भारत का तटीय मैदान। हिंदी में लिखोगे भारत का तटीय मैदान, इंडियन कोस्टल प्लेन, इंडियन कोस्टल प्लेन, इंडियन कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, इंडियन कोस्टल प्लेन। सबसे बड़ी समस्या कि बिना एटलस के क्लास में घुस जाना। अब मेरे मन में भाव आ रहे हैं कि मैं आपको एटलस में बताऊं, दिखाऊं, लेकिन फिर भी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुतों के पास एटलस नहीं है। चलिए ठीक है। तो इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है, एक तो वेस्ट और दूसरा ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट। अरे भाई, आप आपके एटलस में जितनी बातें मिलेगी उतना बोर्ड पर थोड़े मिलेगा। इतना क्यों भागते हो? शुरू से अभी तक आपको यही चीज समझाते रह गए कि आप अपने एटलस में एक बार देखो, चीजों पर बात करो, उसको कंसंट्रेट करो, उसको कंक्लूड करो, लेकिन आप लोग समझते को तैयार नहीं हो। सब काम करता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले कंटिन्यू हो जाना। सुनो, भारत का कोस्टल प्लेन में जैसे आप आओगे, ऊपर में मिलेगा यहां गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट, या कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और जैसे ही गल्फ ऑफ कच्छ में आप देखो, गल्फ ऑफ कच्छ भी दो भाग में है, एक ग्रेटर कच्छ और दूसरा लेसर कच्छ। ग्रेटर कच्छ और लेसर कच्छ, ग्रेटर कच्छ और लेसर कच्छ, ठीक है। वहां पर कुछ क्रीक बने हुए हैं। क्रीक कैसी संरचना होती है? तो हमने आपको एक दिन चर्चा के क्रम में ही बताया था कि जब आप महासागरीय तटों के किनारे जाओगे तो जो सबसे संकीर्ण भाग होगा, सबसे नैरो बैक वाटर मिलेंगे, वहां पर पश्च जल होगा। शब्द जरूर याद रखना कि नैरो बैक वाटर, इंग्लिश में, हिंदी में पश्च जल। संरचना कैसी होगी कि एक पतली सी संरचना होगी जो 10-15 मीटर तक अंदर गई होती है, ठीक है। तो ये इनलेट होता है, केरल के तटों पर इनलेट होते हैं, पश्च जल पाए जाते हैं, जिससे लैगून झील का निर्माण होता है और उसे ही वहां कयाल कहा जाता है, उसे ही कयाल कहा जाता है। जितना वर्ड हमने बोल दिया वो सब एग्जाम का क्वेश्चन है। अब जिसको नहीं समझ में आए वो समझे। आप गुजरात में आओ तो वहां सर क्रीक, बोरो क्रीक,
कम से कम दो याद होना चाहिए, एक सर क्रीक और दूसरा बोरो क्रीक। एक क्रीक पाए जाते हैं, तो इनलेट से थोड़ा सा चौड़ा, अगर ये इनलेट है तो इसे थोड़ा सा चौड़ा क्रीक होगा। वहीं आप देखो तो कच्छ की खाड़ी है, ये गल्फ है, खंभात की खाड़ी है और बे ऑफ बंगाल है। हिंदी में तो खाड़ी होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्ड अलग है, बे। उसके बाद तो बाइट और ये बीच होता है, ये संरचना है, ठीक है। तो ये कच्छ में देखिएगा तो यहां पर आपको कठियावाड़ा प्रायद्वीप दिख रहा होगा। एटलस देख लो, फटाफट देखो एटलस में निकाल करके चंद सेकंड में देखना है। कठियावाड़ा प्रायद्वीप होगा, कठियावाड़ा प्रायद्वीप होगा। खंभात की खाड़ी और कच्छ प्रायद्वीप के बीच में है क्या? खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के बीच में कठियावाड़ा प्रायद्वीप होगा। दिखा है? देखो वो कठियावाड़ा प्रायद्वीप के पास का जो स्ट्रक्चर है, एक तो वो क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बना है, वर्षा ठीक ठाक हो जाता है। वर्षा का कारण क्या है कि वहीं पर मांडवी हिल्स है, मांडवी हिल्स है, वहीं पर गिर हिल्स है, यहीं पर आ जाना है। यहाँ मांडवी है, यहाँ गिर है, वही गिर जहाँ गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो मांडवी और गिर मिल जाएंगे। दिक्कत है? जस्ट उस मांडवी और गिर के पास में ही आप देखोगे उन क्षेत्रों में। दिख गया सबको कि नहीं दिखा? देखो ये मैं बोर्ड पर लगवा दूंगा, लेकिन आप जो देख रहे हो उसका ज्यादा काम है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, लगवा दूंगा बोर्ड पर। ये पूरे जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट की लंबाई कितनी है? पश्चिमी तट की लंबाई तो देखो, जैसे सह्याद्री गया पश्चिमी तट भी गया है, लगभग अप्रॉक्स 1600 से ज्यादा है इसका 2100 के अप्रॉक्स में है। ठीक है जी हाँ। इसकी औसत चौड़ाई क्या है? चौड़ाई इसका लगभग 64 किलोमीटर है। इस तट का चौड़ाई 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर। ये तट 64 किलोमीटर है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो कच्छ से लेकर के और कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट का विस्तार है। कच्छ से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। गुजरात के तट जो सौराष्ट्र से लेकर के और पूरा यहाँ दमनदीप के क्षेत्रों तक है, दमनदीप तक है। इसमें मुख्य रूप से आते क्या है? तो सर क्रीक, बोरो क्रीक, सर क्रीक, बोरो क्रीक, कच्छ की खाड़ी और उसी तरह छोटा सा नाम याद रखना है, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी बहुत बड़ी भूमिका है खंभात की खाड़ी का गुजरात को सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में। खंभात की खाड़ी। जस्ट उसके बाद दमन से गोवा तक कोंकण तट, यहाँ दमन एन दीव है, दमन एन दीव है। इस दमन से लेकर के और गोवा तक कौन सा तट है? जी हाँ, कोंकण तट है, कोंकण तट है। इसी को बोलते हैं कोंकण तट। दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट है, दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट है। पिंजल, भोगराना और जुआरी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। पिंगल, भोजराना और जुआरी, जी हाँ, पिंगल, भोजराना और जुआरी, तीन नदी का नाम याद रखिएगा। पिंगल, भोजराना और जुआरी, पिंगल, भोजराना और जुआरी, पिंगल, भोजराना। अंग्रेजी हिंदी सब चल रहा है, अब बस ये नाम जो अंग्रेजी में लिख लेगा अंग्रेजी, या हिंदी में लिखेगा हिंदी। पिंगल, भोगराना न है, पिंगल, भोगराना, हाँ भोगराना, और एक नदी है जो गोवा वाला है जुआरी। पिंगल, भोगराना और जुआरी।
पिंगल, भोगराना और जुआड़ी। तीसरा है कन्नड़ तट, गोवा से मंगलोर तक। कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर तक, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट कहां से कहां तक? हाँ, गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा टू मंगलोर, मंगलोर तक, गोवा टू मंगलोर, गोवा टू मंगलोर। कन्नड़ तट है गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से मंगलोर तक। कालिंदी, शरावती और नेत्रावती 3 नदी इस क्षेत्र की है। कालिंदी, शरावती और नेत्रावती। शरावती और नेत्रावती इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। नहीं है ये मोबाइल चार्ज करते हैं। देखो भाई, कन्नड़ तट जो है भारत का एक बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र है। आप देखो कन्नड़ तट में, कन्नड़ तट का भौगोलिक स्थिति क्या है? कन्नड़ तट की भौगोलिक स्थिति कैसी है? इन्हीं क्षेत्रों में तो हम करते हैं काजू। देख रहे हो, काजू की खेती हो रही है कन्नड़ वाला में, कन्नड़, जी हाँ, कर्नाटक। अरे वो चौड़ाई लिखे हैं 6400 किलोमीटर चौड़ा है। हाँ, 64 ही बोर्ड पर लिखा गया है। मैंने आप सोचिए तो कि तट 6400 किलोमीटर कैसे हो जाएगा रे भाई। मैडम आपको तो फिर मीडिया वाला पकड़ लेगा, धर लेगा। हाँ, नियुक्ति पत्र लेने जाइएगा तो धर लेगा कि नहीं धर लेगा? हाँ, धर लेगा, वहां दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाए उसके बाद धरे, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने पैसा देखे। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, सुनो, यूट्यूबर सब भी पकड़ता है कमजोर आदमी को, जाता है तो कहता है कि बस 2000 दे दो, बचा देंगे। हाँ, 500 देखिए, 500 रेट और कम हो गया, 500, ठीक है। आप तो यूट्यूबर और जनरेट मार रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे जिला का यूट्यूबर को मार दिया, एकदम छलांग पहुंच गया कहाँ, लाइफ ही खराब कर लिया वो अपना। इतनी लोकप्रियता थी, लेकिन हमको तरस आ गई उस पर कि पूरा बिहार नहीं उसको देश जानता, जाना एक यूट्यूब से, और वो जाकर के अपने को पॉलिटिकल किलिंग कर लिया। छोड़ो, हटाओ, राजनीतिक पर नहीं। अब ये कौन सा है? मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट, फटाफट इस पर 2 लाइन। मालाबार तट, मालाबार तट, मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक, मंगलौर से कन्याकुमारी तक, मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक। इधर लिख लीजिएगा 4 नाम, पहला 3 नाम। पहला उत्कल तट, सबसे ऊपर में क्या है? जी हाँ, उत्कल तट, उत्कल तट। ये उत्कल तट जो ओडिशा तट के सहारे है, किसके सहारे है? ओडिशा तट के सहारे है। उत्कल तट उड़ीसा तट के सहारे है, उत्कल उड़ीसा के सहारे है ना। कहां से कहां तक? अगर फिजिकल देखोगे तो गंगा डेल्टा से लेकर के और कृष्णा डेल्टा तक, गंगा से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक, गंगा से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक, गंगा टू कृष्णा, गंगा से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक, गंगा से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक। उत्कल तट, इसी को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट कहा गया है।
उत्तरी सरकार तट। सुनो, ये उत्कल तट, इसी में चिल्का झील है। चिल्का झील एक लैगून झील है, खारे पानी की झील है। भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वहां नेवी प्रशिक्षण केंद्र है। जी हाँ, उत्कल तट में ही। जस्ट इसके नीचे आप आओगे, आपको झील मिल जाएगा काकीनाडा या आंध्र का मैदान। काकीनाडा या आंध्र का मैदान। दूसरा तट कौन सा? काकीनाडा। और काकीनाडा याद ना रहे तो आंध्र का मैदान, इसी को काकीनाडा या आंध्र का मैदान, काकीनाडा या आंध्र का मैदान कहा जाता है। ये पुलिकट से लेकर के और बेरहामपुर एक जगह है, ये तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में है, ऊपरी हिस्से में बेरहामपुर तक है। पुलिकट से बेरहामपुर तक, बेरहामपुर तक, जस्ट नीचे से, ठीक है, बेरहामपुर तक है नीचे, पुलिकट से लेकर के बेरहामपुर तक। जी हाँ, काकीनाडा। चिल्का पुलिकट से लेकर के बेरहामपुर, बेरहामपुर, बेरहामपुर तक। और तीसरा है मालाबार, जो बेरहामपुर से लेकर के मालाबार कह रहे हैं, कोरोमंडल। कौन सा तट है? कोरोमंडल। और ये कोरोमंडल प्रसिद्ध है अपने शीतकालीन वर्षा के लिए, इसको पढ़ाएंगे। यही अवस्थित है। कौन सा? कन्याकुमारी तक। मालाबार वहां पढ़ाया गया है, कन्याकुमारी तक। काकीनाडा ये आंध्र का मैदान है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नदियों के द्वारा यहाँ डेल्टाएं बनाए गए। गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। गोदावरी नदी का डेल्टा बना है, इसी में कोलेरू झील भी इसी में स्टेबल है, जिसको मैं झील पढ़ाने के क्रम में आपको पढ़ा दूंगा। हाँ, पुलिकट झील से बेरहामपुर तक, बेरहामपुर आंध्र प्रदेश। हाँ, उसके बॉर्डर पर ये बेरहामपुर है। उड़ीसा से, उड़ीसा में पुलिकट झील, और उड़ीसा से लेकर के बेरहामपुर तक। जी हाँ, पुलिकट झील उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ये भौगोलिक डिवीजन है ना, पॉलिटिकल डिवीजन थोड़े कर रहे हो कि जिला से जिला चले जाइएगा। भौगोलिक डिवीजन किस पर करेंगे? तो किसी अवस्थित है। हाँ सॉरी, वो चिल्का झील उड़ीसा में है, मैं बार बार चिल्का झील बोल रहा हूँ। ये पुलिकट झील से लेकर के और बेरहामपुर तक है। पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में है, इसी पुलिकट से लेकर के और बेरहामपुर तक है, दोनों आंध्र प्रदेश में ही है। छोटा है, आगे बढ़ेंगे। नहीं, हाँ, पुलिकट के जगह वहां पर चिलिका के जगह पर पुलिकट लिखिए, चिलिका के जगह पर पुलिकट लिख लो। और पुलिकट से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये बेरहामपुर से लेकर के कन्याकुमारी तक। जी हाँ, कोरोमंडल, बेरहामपुर से कन्याकुमारी तक, बेरहामपुर से कन्याकुमारी तक, बेरहामपुर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, आइए मेजर टॉपिक शुरू करते हैं। मेजर टॉपिक्स ले लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा पढ़ ले भारत का। पढ़ लेंगे आगे भाई, कोई बात नहीं। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, भारत का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। सुनो, अपवाह, भारत नदियों का देश है, भारत नदियों का देश है। विश्व की सबसे ज्यादा नदियां भारत में पाई जाती है, संख्या में एकदम 4000 के अप्रॉक्स में। जबकि नदियों का देश बांग्लादेश है, नहरों का देश पाकिस्तान है, तड़ित झंझावात का देश भूटान है, तड़ित झंझावात भूटान है, गांवों का देश म्यांमार है, उगता सूरज का देश जापान है, द्वीपों का देश इंडोनेशिया है, द्वीपों का देश इंडोनेशिया है। उसी तरह आप चलो, झीलों का देश
फिनलैंड है। मध्य रात्रि के सूरज का देश नॉर्वे है। यूरोप का मरीज तुर्की है। उगता हुआ सूरज का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये तो विविध विविध टाइप की बातें हैं जो अक्सर विद्यार्थी को याद रहते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पर आपसे बातें करनी थी, निश्चित रूप से अपवाह तंत्र पर और ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र। देखो, भारत के भौतिक संरचना को, फिजियोग्राफी को आपने जो सीखा, पहली बार हमने अध्ययन किया था कि सर कैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय भारत बने, और प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण के बाद हिमालयी क्षेत्रों का उत्थान हुआ। हिमालयी क्षेत्रों के उत्थान के क्रम में भारत में विंध्यन पर्वत का भी फॉर्मेशन हुआ है। बता देगा ना विंध्यन कैसे बना? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि विंध्यन कैसे बना? संपीड़न के कारण। एक शब्द आपको याद क्यों नहीं है जब आपके कॉपी में लिखाया गया है कि पुशबैक का परिणाम है? मैंने एक ही शब्द तो पकड़ना था ना कि सर विंध्यन का जो फॉर्मेशन है वो विंध्यन हमारे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उत्तरी किनारा था, और जैसे ही ये जाकर के तिब्बत के पठार से टकराया तो पुशबैक का परिणाम है कि विंध्यन खड़ा हो गया। हमने आपको कार का एक्सीडेंट करके गाड़ी का एक्सीडेंट भी दिखाया था कि देखो कैसे दो गाड़ियां टकराती है तो बर्नट दोनों का फटता है, एगो का थोड़ा फटता है जी। तो अगर तिब्बत के तरफ टकराया, हिमालय ने अगर वहां पर विस्तार लेना शुरू किया तो इधर विंध्यन का भी निर्माण हुआ, दोनों का इसीलिए एक काल माना जाता है। तो देखो दोनों तरफ तो पहाड़ बन गए, बीच में है खाई। अब इसी खाई पर प्रभाव उत्पन्न करेगा ज्योग्राफिकल कारण, जैसे तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये फैक्टर बनेंगे, कारक बनेगा कि चट्टानों में अपरदन होना शुरू होगा। अपरदन के बाद नदियां अपने साथ जल लेकर के, सेडिमेंट, अपने जल के साथ सेडिमेंट लेकर के अपवहित होंगी, बहेंगी, प्रवाहित होंगी। और जैसे ही स्लोप स्लो होगा तो स्लो स्लोप होने के कारण उसको वहीं पर बिछा देंगे और मैदानी क्षेत्रों का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। तो नदियां सबसे बड़ा कारक है मैदानी क्षेत्रों के निर्माण की। उन नदियों पर बातें करनी है आपको। यही कारण है कि आप देख रहे हो, सुनो, हिमालयी क्षेत्र के नदियों का डायरेक्शन, दिशा क्या है? साउथ में। किधर दिशा है? साउथ में। अब विंध्यन नदियों का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ में। विंध्यन से जितनी नदियां निकल रही है, देख रहे हो किधर निकल रही है भाई? नॉर्थ की तरफ। काली सिंध, चंबल, केन, बेतवा, सोन, नर्मदा इसलिए फंस गई क्योंकि वो तो भ्रंश में बहती है। नर्मदा कहोगे कि सर पश्चिम काहे बह रही है, तो नर्मदा भ्रंश में बहती है, फॉल्ट रिवर से, और भ्रंश में बहने के कारण दिशा उसका चेंज हो जाता है। अब बहुत जगह देखोगे कि ढाल के विपरीत भी नदी बहती है। बहुत जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ भी ढाल हम लोगों का है इधर से दक्षिण वाहनी। उत्तर भारत में ढाल कैसा है? उत्तर बिहार का ढाल कैसा है? ये दक्षिण वाहनी, मतलब साउथ ईस्ट में हमारा ढाल बना हुआ है। साउथ ईस्ट में ढाल है। उत्तर बिहार का ढाल किधर है? साउथ ईस्ट में ढाल है। लेकिन बहुत नदियां बह जाती है उत्तर की ओर, नाम रख देते हैं उत्तर वाहनी। वो नदी कैसे बही? तो कगारी नदी है, किसी भ्रंश में पकड़ाने के कारण भ्रंश से प्रवाहित होते हुए निकल गई। ये चीजें हैं। अब अपवाह तंत्र भी दो प्रकार का, एक हिमालयन, एक हिमालयन, और दूसरा अपवाह तंत्र क्या है? एक हिमालयी अपवाह तंत्र है और दूसरा प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। एक हिमालयी अपवाह तंत्र है और दूसरा
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। हिमालयी और प्रायद्वीपीय, हिमालयन और पेनिनसुलर, हिमालयन और पेनिनसुलर, दो अपवाह तंत्र आपको सीखने हैं। दो अपवाह तंत्रों पर बात करेंगे। अरविंद बाबू सब तो समझा ही रहे हैं ना, चिंता नहीं करिए। जितना चीजें जरूरत होती है लिखवाने का वो सब लिखवाते रहते हैं, ठीक है। हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मूल अंतर क्या है? अपवाह तंत्रों में मूल अंतर क्या है? तो पहला कि ये सदावाहनी या वर्षवाहनी नदियां होती है, हमेशा सतत पूरे ईयरली फ्लोइंग इसमें बना रहता है, पूरे साल भर ये प्रवाहित होती रहेंगी। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये मौसमी प्रवृत्ति की होती हैं। ये जी हाँ मौसमी प्रवृत्ति की होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। बरसात के दिनों में जल स्तर ज्यादा होगा, गर्मी के दिनों में जल स्तर डाउन हो जाएगा। कारण क्या है कि वर्षा हुआ, पठारों पर वर्षा का जल लेकर के बहती है तो ज्यादा लेके बह रही है। इनकी गति देखो तो इनका गति ज्यादा होगा, गति उच्च होगा, और इनका गति कम होगा, स्लो होगा। कारण क्या है कि यहाँ ढाल तीव्र है, यहाँ ढाल तीव्र है, स्लोप तीव्र है, यहाँ स्लोप हाई स्लोप है, उच्च ढलानों से बह रही है ना। और यहाँ ढाल का क्या स्थिति बनेगा कि ढाल मंद है, स्लोप डाउन है, धीमे 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 बह रही है, ठीक है। रास्ता कौन ज्यादा बदलेगा? आएगा पवन तो रोकेगा कौन, देखा है ना। तो जिसमें ताकत होगा वही ना कुछ करेगा। तो ये ज्यादा अपना रास्ता बदल लेती है, जिगजॉग फॉर्म में हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा बहने लगती है। ये टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा है, अपेक्षाकृत ये सीधी होती हैं, अपेक्षाकृत ये सीधी होती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नदी स्त्रीलिंग है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। और ये सीधी होती हैं। इसका कारण इसका ढाल है, स्लोप है। कारण क्या है? ढाल या स्लोप है। हाँ, तो वही ढाल और स्लोप ने तो स्पीड को तय किया है ना। और बताओ, इसमें अवसाद ज्यादा होंगे, इसमें अवसाद ज्यादा होंगे। सेडिमेंट, अवसाद को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट, एकदम जो है सेडिमेंट ज्यादा होगा, अवसाद ज्यादा होगा। क्यों अवसाद ज्यादा होगा? पर्वतों से बह के आ रही है तो अपने साथ काट करके कुछ चीजों को लाएंगी ना, तो ज्यादा सेडिमेंट होगा। इसमें अवसाद कम होगा, इसमें अवसाद कम होगा। यहाँ अवसाद क्या करेगा? कम अवसाद बनाएगा होगा, ठीक है। दूसरी बात सुनो, ये अवसाद ज्यादा होंगे, ये विसर्प झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हाँ, विसर्प झील का निर्माण करती है, विसर्प लेक बनाती है, विसर्प झील का निर्माण करती है। विसर्प जहां श्रृंग और गर्त हो। गोखुर, गोखुर अंग्रेजी वर्ड भी उसके लिए क्या है? गोखुर लेक, ठीक है। हाँ, जैसे अपना कांवर झील बना हुआ है, उसके बाद बहुत सारा झील है, कांवर झील है, उदयपुर, उदयपुर लेक है, इसे गोखुर लेक कहा जाता है। गो हाँ, अरे अरे क्या कमाल का भाई आदमी है आप। सुनो, विसर्पण का परिणाम है कि गोखुर झीलें निर्मित होती है।
गो गोखुर झील एक प्रोडक्ट है। गोखुर झील सीधा सीधा बात है कि ये एक प्रोडक्ट है, जबकि विसर्प क्या है, एक प्रोसेस है, वह एक प्रक्रिया है कि नदियां जब चलती है ना तो श्रृंग और गर्त का निर्माण करते हुए चलेंगी। ठीक है, टेढ़े मेढ़े, जैसे सांप चलता है ना, वो भी तो श्रृंग गर्त का निर्माण करते हुए चलता है, उसी से विसर्प लिया गया है। देखो इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो नदी पहले ऐसे बह रही है, अब एक समय ऐसा आएगा कि इस नदियों में कटाव होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर कटाव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे यहाँ से ये कटाव करने लगेंगे धीरे धीरे यहाँ पर, तो आगे रास्ता ये बन जाएगा, आगे ये रास्ता बन जाएगा, और जो ये क्षेत्र बचेगा इसी को बोलते हैं गोखुर झील, इसी को बोलते हैं गोखुर लेक। गोखुर गोखुर लेक। विसर्प, विसर्प का जिगजैग होता है, देख लीजिए, जिगजैग फॉर्म में, जिगजैग जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, ऑक्सबो लेक, हुआ मिलेगा, नहीं तो ऑक्सबो लेक तो ठीक है। ठीक है, और वो जिगजैग फॉर्म में बहती है, टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलेंगी, सीधा नहीं होगा। तो यहाँ विसर्प बनाती है और यहाँ विसर्प नहीं होता है। ठीक है, इतना अंतर लिख लीजिए, काम चलेगा, बहुत है अंतर, इतना अंतर लिखिए, फटाफट लिखिए। क्या पंडित जी है, तुम आलोचना के पात्र बनिए गया है क्या? क्या चाहता है कि चाय पिला देता है हमको लागे कभी कभी, तो तुमको कुछ नहीं बोले? ऐसे ही लोग बताइए बिहार में जो है घुसखोरी को जन्म दे रहे हैं। चाहता है कि मास्टर को चाय कभी कभी लागे थोड़ा सा सेवादारी कर दिए, आज सेवादारी का मजा लेते रहे, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ जो है नदियां अक्सर जलप्रपात बनाती हैं। कहाँ जलप्रपात बनाती हैं? जहां पठारों से डाउनफॉल होता है वहां जलप्रपात बनाती हैं। तो जितने भी जलप्रपात आप देखोगे, लगभग जलप्रपातें दक्षिणी भारत में आपको मिलेंगे। मिलता है कि नहीं? अरे देख लो, जितने जलप्रपात है सब कहाँ मिलेगा? दक्षिणी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में सब जलप्रपात है। हाँ, आगे आगे। अब थोड़ा सा बात करना है हिमालय पर। हिमालयी नदियां कितनी? 3 को पढ़ लेते हैं। ये तो एक बार शायद पढ़ाए थे, स्किप कर दे क्या? हिमालयी गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालयी गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालयी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, फीमेल जेंडर में होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और सोन दोनों पुलिंग होता है। ब्रह्मपुत्र और सोन दोनों पुलिंग। ब्रह्मपुत्र बहती नहीं है, ब्रह्मपुत्र बहता है। आज सोन भी बहती नहीं है, सोन बहता है। दामोदर स्त्रीलिंग है, दामोदर बहती है। जी हाँ, सोन बहता है। आप ब्रह्मपुत्र भी बहता है। उकारांत शब्द है, दे रही है। अब ये उकारांत इकारांत हमको नहीं पढ़ाना है, आता भी कम है। हिंदी थोड़ा कमजोर है। हाँ, गंगा, सब सब स्त्रीलिंग है, सब। गंगा तो मैये हैं, गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाइबो। अच्छा के देखिए, हाँ देखिए वो कितना बढ़िया बता रहा है। गंगा किनारे मोरा गांव रे। कौन गांव है रे बालक? हाँ, एक बहुत सुपरहिट फिल्म हुआ था, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। नदिया के पार, वाह। उस जमाने के फिल्म भी क्या बनते थे। आप लोगों में कितने लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं देखे, एक बार देखिए। आज की इस रियल दुनिया में और उस दुनिया में अंतर दिख जाएगा कि वो दुनिया में लोगों में मोहब्बत भी थी, तो किस कदर की मोहब्बत थी कि पत्नियां भी पति से शर्माया करती थी, और आज तो बेलन लेके तैयार रहती है। हकीकत यही है। और मैं सभी खास करके पुरुष पक्षों से निवेदन करता हूं कि जब भी तुम लोगों का ब्याह हो ना,
तो पहला फिल्म बीबी को नदिया के पार दिखाना, समझ रहा है ना। हाँ, उससे मोहब्बत बढ़ेगा और वो मोहब्बत बहुत सात्विक टाइप का मोहब्बत बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे बातों को मानना आज से। हाँ, क्या जी। हाँ, और आप लोगों को जब दिखाना हो ना पहला फिल्म, तो एक जय गंगाजल दिखाना, वो प्रियंका चोपड़ा का खान ड्रेस और कैसे मार रही है बेत बेत। आप लोग पहले खाना ही ना, हम जय जय गंगाजल वाले हैं। चलो हटाओ पंडित जी, चलो। तुम नहीं सुना है? आए? धार्मिक आदमी है पंडित जी। लाइव में नहीं बोले कि काट देगा इतना ही। कल से धार्मिक आधार पर ट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। चलो हटाओ, बंद करो। अच्छा, कुछ सोच रहा होगा कि सर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पुलिंग का है, ब्रह्मपुत्र पुलिंग का है। तो ब्रह्मपुत्र पुलिंग का है रे भाई, ब्रह्मपुत्र पुलिंग क्यों है? आए? हाँ, कुछ हो जाए, गंगा माता है तो ब्रह्मपुत्र पिता है। हाँ, सुनो सुनो। हाँ, ये ऑनलाइन वाले क्या पूछ रहा है सब, यदि जब बीबी आकार मुद्ध मतलब का होगा मेरे भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपके शब्द को, नहीं तो पक्का जवाब देता अरविंद बाबू, नहीं समझ रहा हूँ। सुनो, ये ब्रह्मपुत्र काहे का बन गया? यहाँ देखो, सुनो। आप देखो, मैं तीन चार चीज आपको याद करवा देता हूं। एक तो भारत में पूछा जाता है अक्सर आपसे महाकुंभ और अर्धकुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ। इसी महाकुंभ और अर्धकुंभ से ब्रह्मपुत्र के नामकरण का संबंध आध्यात्मिक आधार पर दिया गया कि अरब सागर में मंथन हुआ था। कहा मंथन हुआ? हाँ, सुना है ना कि सागर मथाया था। तो कौन सागर मथाया था? अरब सागर। और यही अरावली पर्वत से गुरु शिखर को पहुंचाया गया। गुरु शिखर को यहां डाल के, क्या नाम है उसमें, कौन सा पर्वत? ना ना, अरे मंथन में आध्यात्मिक नाम क्या दिया गया है? सुमेरु? नहीं, सुमेरु पर्वत, शायद सुमेरु नाम है, आध्यात्मिक नाम हमको याद नहीं है, सुमेरु पर्वत का। हाँ ठीक है पंडित जी, चलो। अब यही मंथन हुआ, और यहाँ मंथन के बाद बहुत सारी चीजें निकल के आई। क्या निकला भाई समुद्र मंथन से? तो कहा गया कि इससे लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ है, लक्ष्मी का उद्भव हुआ। घोड़ा निकला, हाथी निकला, विष निकला, और सबसे लास्ट में अमृत नहीं निकला है। हाँ, मंदार पर्वत था, बहुत अच्छी बात है। और सबसे लास्ट में क्या निकला? अमृत निकला था, अमृत। ये 20 पहले निकलता है। पहले जीवन में देखो, सिंपल चीज भी लिखी जाए तो पहले जीवन में संघर्ष होगा कि पहले तुमको स्वर्ग की, फल की, जन्नत की प्राप्ति होगी। पहले संघर्ष करना पड़ेगा ना, तो पहले विष पीना पड़ेगा तब अमृत मिलेगा ना। आज आप बेंच पर बैठ करके दिन रात रगड़ रहे हो, तब ना कल से आप वेतन उठाओगे। ये तो सीधे लॉजिक सी बात है। तो निकला यहां से अमृत। अब अमृत को देवता और दानवों में क्या क्या स्थिति बनी भाई कि यहां नहीं बटाएगा, यहां इसको नहीं बांटेंगे। बांटेंगे कहां चल के? तो देखो, 20 पिए हैं शंकर जी। कौन पिया है 20 को? शंकर जी 20 को पिए हैं, शंकर जी 20 को पिए हैं। और शंकर जी हैं कैलाश पर्वत पर। शंकर जी कहाँ हैं? कैलाश पर्वत पर शंकर जी हैं, कैलाश पर्वत पर। तो कहा ये सब कि चलो शंकर जी बांटेंगे, इधर तो बटाएगा नहीं, क्योंकि 20 के बेरा सब भागा था हिमालय पर। तब तक शुक्राचार्य को पता चला कि देवता सब तो अमृत लेके उड़ गया। उन्होंने कहा अपने धुरंधरों को कि पकड़ लो। जैसे शंकर के पास पहुंचेगा, शंकर जी नहीं पीने देगा तुम लोगों को, ऐसे आ जाएगा तुम लोग। अब पकड़ने के क्रम में पहला बार दैत्यों ने, राक्षसों ने पहला झटका मारा। कहाँ? यहाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, नाम सुने हैं क्या? नासिक। नासिक के पास नदी है
गोदावरी, गोदावरी। पहला झटका जाके मारा यहीं पर कि 20 यहीं अमृत यहीं बटाएगा। एक बूंद गिर गया गोदावरी में, अमृत का एक बूंद गोदावरी में गिरा। देखो कुंभ यहां लगता है, एक बूंद गिरा है इसलिए अर्ध कुंभ नहीं लगता है, केवल कुंभ लगता है, केवल कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ नहीं लगता है यहां पर, याद रखिएगा। अन्यथा यहीं पर क्वेश्चन गलत हो सकता है कि इनमें से किस स्थान पर अर्ध कुंभ नहीं होता है। ठीक है, कहां अर्ध कुंभ होता है। मैं आपका इंटरटेन नहीं, काम की बात पढ़ा रहा हूं। दूसरा, मध्य प्रदेश में एक नदी है सिप्रा, इसी को बोलते हैं छिप्रा भी, सिप्रा को छिप्रा भी बोलते हैं, सिप्रा को छिप्रा भी बोलते हैं। दिक्कत है, सिप्रा नदी को छिप्रा भी नदी बोलते हैं। दूसरा बूंद गिर गया छिप्रा पर जाकर के, वहां भी संघर्ष हुआ, बटाएगा ही है, लेकिन गरुड़ जो वाहन लेके जा रहा था वो वहां भी नहीं छोड़ा। तीसरा झपट्टे लगे कहां, यहां प्रयागराज में, कौन सा जगह है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में प्रयागराज, कौन सा जगह है यहां, प्रयागराज में, प्रयागराज में। और जो प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, कहा गया कि 2 बूंद गिर गया इसमें। तो देखो कुंभ भी लगता है और अर्ध कुंभ भी लगता है, प्रयागराज में कुंभ भी लगता है और अर्ध कुंभ भी लगता है। कहां लगता है, तो गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर, अदृश्य सरस्वती के संगम पर। फिर यहां से लोगों ने पहुंचाया, तो अंतिम प्रयास हुआ था उत्तराखंड में जाकर के, कैलाश जा रहे थे ना, उत्तराखंड में जा रहे थे, तो इस उत्तराखंड में हरिद्वार, 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 यहां भी 2 बूंद गिर गए, 2 बूंद गिरे, तो यहां भी अर्धकुंभ और कुंभ दोनों लगता है, अर्धकुंभ कुंभ दोनों लगता है। और यहां के बाद तो कैलाश पर पहुंचिए गए, फिर तो ये यहां अर्धकुंभ है और 2 चीज है, एक है महाकुंभ, तो नाम दिया गया इसके पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए, कुंभ को ही महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है, कुंभ लगता है हमेशा 12वें वर्ष पर। कुंभ कब लगता है, 12वें वर्ष पर। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते होंगे कि प्रत्येक 12वें वर्ष पर कैलेंडर अपना स्वरूप में आ जाता है। कोई भी ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर इस साल का रखो और अगले 12वें वर्ष के बाद उसी कैलेंडर को घर में लटका दो, डेट टाइम सब सेम हो जाएंगे, एक समान हो जाता है। तो ये बड़ा साइंटिफिक तरीका से इसको ओरिजिनेट किया गया है कि कुंभ लगता है 12वें वर्ष पर। तो कुंभ 4 स्थानों पर लगेगा, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में, नासिक और उज्जैन में, नासिक और उज्जैन में, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। जबकि अर्धकुंभ 2 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज में, हरिद्वार और प्रयागराज में। अब इसी को पब्लिश करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमृत कुंभ नाम दे देता है, कोनो कोनो राज्य महाकुंभ नाम दे देता है। उत्तर प्रदेश तो इस पर खासा एक्टिव रहता है, सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि यहाँ टूरिस्ट को बढ़ाया जाए। ठीक है, जबकि स्थिति कैसी है, अब उस पर बातें कैसे करें, बहुत डर लगता है। अब नहीं, 6 साल पर, 6 साल स्थिति ऐसी है कि आप सरकार के इतने प्रयास के बाद भी वहां स्नान करना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल, बहुत भीड़ होता है। और वो गंगा का जल भी अब वैसा नहीं रहा जैसा माना जाता है। चलिए रुक जाए, अब इसमें क्या रुकना है भाई। हाँ, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो देवताओं ने जब यहाँ अमृत पान किया ना, ये लोकोक्तियां हैं, ये अध्यात्म है, कोई पढ़ने की बात नहीं है। देवताओं ने अमृत पान किया तो उनको प्यास लग गया। अब हुआ भाई कि पानी कहां से आएगा,
तो हुआ कि ब्रह्मा जी आप ही दुनिया को बनाए हो तो पानी आप ही लाइएगा ना यहाँ पे। अब ब्रह्मा ने वही धरती में मारा अपने उस शस्त्र को, पानी निकल गई, तो पानी तो आ गया। अब कहा कि हम बहेंगे कैसे, कोई नाम देना होगा कि नहीं देना होगा। इस दुनिया में तुम किसी को लाते हो तो उसको अपना नाम देते हो कि नहीं, कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बीवी है कि नहीं है, नहीं नाम देते हो। तुम्हारा पति है, बिना नाम के कोई रह सकता है नहीं। आधी लड़ाई तो नामे पर चल रही है अभी, पूरा हिंदुस्तान तबाह है, नहीं तबाह है क्या। अभी कुछ दिन पहले देखे एगो ये भोजपुरी एक्टर एगो मुंबई से चल के आ गई है, कही कि तुम कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना नाम दे दो क्योंकि हम तुम्हारे ही बेटे हैं, बेटी हैं। सोनोमुआ की क्या नाम है उसका, हाँ रवि किशन की एगो आई है ना, वो कि उपट के करिए तुम अपना नाम दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी क्या गलती है। ठीक है बोल रही थी, बहुत इमोशनल बोल रही थी। ठीक है, हम कहे कि तुमको भी आना था तो चुनाव में आना था। मतलब थोड़ा सा डर इसीलिए है कि आना था तो चुनाव में आना था। आए बाद में सुनवाई ना हुई। हाँ देखो, छोड़ो हटाओ, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, आप उन बातों पे मत ना पढ़ो तो ही अच्छा है, आप उन बातों पर ना पढ़ो तो ही अच्छा है। 2 मिनट में सिंधु को पढ़ लेंगे, 2 मिनट में सिंधु को पढ़ लेंगे। जितने ऊंचे दुकानों में जाओगे उतना ही फीकी पकवान पाओगे, नहीं है। हाँ इससे बढ़िया है, हाँ उससे बढ़िया है कि अपना लेवल की दुकान में रहो, अच्छे पकवान मिलेंगे। ठीक है चलो, हाँ सिंधु। हाँ क्या है, शेखर की तरह हंस रही है। सिंधु, देखो इस सिंधु नदी का उद्गम कहां से है, तो मान सरोवर झील, मान सरोवर लेक झील, मान सरोवर झील में एक ग्लेशियर है बोखरचू। कौन सा ग्लेशियर है, जी हाँ बोखरचू ग्लेशियर है। यहाँ बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर है, मानसरोवर झील में बोखरचू ग्लेशियर है। दिक्कत है। अब इस बोखरचू ग्लेशियर से ऐसे सिंधु नदी निकल रही है, जोजिला दर्रा, कहाँ गई, ये तो गायब हो गई। ये जोजिला दर्रा का नाम सुने हो ना, यही जोजिला दर्रा का ये फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन कर रही है, जोजिला दर्रा का, जोजिला दर्रा का। जोजिला दर्रा निर्मित है किससे, सिंधु नदी से। जोजिला दर्रा निर्मित है सिंधु नदी से, जोजिला दर्रा निर्मित है सिंधु नदी से। किसे निर्मित है, सिंधु नदी से। जोजिला दर्रा सिंधु नदी से निर्मित है, सिंधु से निर्मित है। ठीक है, लंबाई इसका 2828। 5 मिनट रुकना पड़ेगा, ये फिर दोबारा काहे काहे का आ जा रही है। रुको ना, फिर दोबारा भी आ गई सिंधु, यही तो जीवन है कि जो जीवन में एक बार छूट जाता है दोबारा वो छोड़ना नहीं चाहता है। अभी छूट गई, हमने इसको भुला दिया, अब फिर एंट्री मार दी है। हाँ तो आपका तो सही है। ये बोखरचू झील, बोखरचू झील बोखरचू ग्लेशियर थे, बोखरचू ग्लेशियर थे। कौन सा ग्लेशियर है, बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू। यहीं से भारत में प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा बनाई है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। लंबाई कितना है, 2828 किलोमीटर। भारत में 80 किलोमीटर। भारत में लंबा कितना है, 1114 किलोमीटर। भारत में लंबा है 1114 किलोमीटर। इसके राइट साइड से जो नदी इसमें प्रवेश कर रही है, गिलगिट, गिलगिट
और गिलगिट, श्योक, नुब्रा, नुब्रा, हुंजा, हुंजा, काबुल, कुंभा भी है वो निश्चित रूप से, कुंभा, काबुल, कुंभावर, काबुल, कुंभावर, काबुल, कुंभावर, काबुल, कुंभा और काबुल। कल हमने आपको एक चीज और पढ़ाया था कि देखो इधर से 5 नदियां जो पंचनद का निर्माण करती है, वो 5 द्वाब भी बनाती है, 5 द्वाब भी बनाती है। वो द्वाबों के नाम आपने याद किया कि नहीं? याद है? तो बताओ ब्यास और सतलज के बीच कौन सा द्वाब बनता है? किसने याद नहीं किया? नहीं याद किए? याद करने का भी टेंडर किसी को दे दीजिए ना, पढ़ाने का टेंडर तो हमको ही है। हाँ, विष्ट द्वाब कहते हैं। जबकि सुनो, जबकि चिनाब और रावी और चिनाब के बीच रचना, रावी और चिनाब के बीच रचना, चिनाब और झेलम के बीच चाज, और झेलम और सिंधु के बीच सिंधु झेलम सागर द्वाब, सिंधु झेलम सागर द्वाब नाम है उसका, सिंधु झेलम सागर द्वाब है। 5 द्वाबों का कल हमने नाम आपको कराया था, 5 द्वाबों का नाम कल क्लास में आपने किया था, दिक्कत है? काबुल के बाद तो कुछ है ही नहीं। कुंभा है, कुंभा, कुंभा, नुब्रा, 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 यहां बोर्ड पर रहेंगे। ये सबसे पहले झेलम कौन से नदी से कहां से निकलती है? वेरिनाग झील, झेलम, आगे इसी में मिल रहा है चेनाब, आगे मिल रहा है रावी, फिर रहा है सतलज, फिर मिल रहा है सतलज, आगे मिलेगा व्यास, क्या मिलेगा? व्यास, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां मिलकर के पंचनद बनाती है। पंचनद, पंचनद, पंजाब मैदान को पंचनद कहा जाता है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान की भी सबसे उपजाऊ भूमि पंजाब की है। जैसे भारत में सबसे उपजाऊ भूमि पंजाब है ना उधर का, वैसे ही पाकिस्तान की भी सबसे उपजाऊ भूमि पंजाब है, क्योंकि एक पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है। और वही पंजाब प्रांत में बासमती चावल, पंजाबी बासमती चावल, जो ब्याह शादी बिरयानी के लिए सुप्रसिद्ध है, वो वही पाकिस्तान के पंजाब वाला है। दुकान में जाएंगे ना तो कहेगा पंजाबी है, वो पंजाबी समझ लेना है, पाकिस्तान का पंजाबी है। और वही तो चावल और तमिलनाडु की मछली एक दिन भारत और पाकिस्तान को एक करा के रहेगा, ठीक है? हमने तो भविष्यवाणी किया है, अब पता ना कि हमको देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को पक्का वह दिन देखने को आएगा जब बिना गोली बारूद और बंदूक के पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। अगर अगले चुनाव में बन जाएगा, हाल ले आओ मोदी जी के बन जाएगा, बस हो ही गया। अरे चुनाव है, अभी मेरा मुंह बंद रहने दो, नहीं तो खतरा हो जाएगा। पैंसठ प्रतिशत हमारे देश में युवा हैं, और युवाओं का आप में से मैक्सिमम लोगों को अभी तक नौकरी हो जाना चाहिए थी, इसमें आपकी गलती नहीं है।
अगर बैठे हो यहाँ तो आपकी गलती नहीं है, निश्चित रूप से आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आपको अवसर मिलेगा तब तो कोई काम करेगा ना। अब हमको लगता है कि विश्व में हम लोगों को यूरोपियन देश वाले, अमेरिकन वाले पढ़ते होंगे ना, तो जी भर के गाली देते होंगे कि ग्रुप डी के नौकरी में 2,34,00,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। यह आंकड़ा पूरे विश्व में ट्रोल हुआ। डिग्री एमबीए लगा करके फॉर्म भर दिया कि एमबीए पास है और ग्रुप डी की नौकरी चाहिए। तो क्या अमेरिका, ब्रिटेन, उधर नॉर्वे या जो भी बहुत डेवलप कंट्री है, वहां के लोग हम लोग को सम्मान से देखते होंगे क्या? नहीं देखते होंगे कि तुम जा कहाँ रहे हो। ठीक है, हमारे यहाँ के युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप देखो डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, छिनतई की घटनाएं बढ़ रही है। कारण क्या है? आप कहो यूपीएससी वाले बहुत सीना पीटते हैं कि सर हमारा 50% से ऊपर कट ऑफ नहीं जा पा रहा है। कैसे जाएगा? आप मंगल ग्रह से क्वेश्चन ला रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन देने वाले को कह दिया जाए आप बना के पास कर जाइए, उनका पसीना चू जाएगा। ठीक है, अपना सब्जेक्ट बना के पास कर जाएंगे, लेकिन सब बनाने में पसीना चू जाएगा। 10 शिक्षक मिल करके एक बच्चे को पढ़ा रहा है, 10 शिक्षक मिलके एक बच्चा को पढ़ा रहा है ना, और फिर उस बच्चे से उम्मीद की जाती है कि आप वो करो। 120 क्वेश्चन में 70-80 बिहार शिक्षक में कट ऑफ चला जा रहा है। ये बहुत सम्मान की बातें थोड़े है, और भी इस स्तर पर बहुत अच्छी बात नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए। यही अगर अवसर होता ना, तो अवसर में सब कुछ ठीक हो जाती है। और अवसर बढ़ेगा कैसे? बहुत मुश्किल है, अभी तो हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये हालात अभी अगले 10 साल तक जरूर बना रहेगा। आप संक्रमित क्षेत्र के युवा हैं, जहां आपको छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। कम मेहनत नहीं है, मास्टर बनने के लिए इतना मेहनत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया ऊपर की कमाई नहीं है, पूरा जी भर का नौकरी है। हमने बताओ ना, आपको वेतन खाना पड़ेगा, कोई उपाय है क्या? आप वेतन खाइएगा, सीधे सीधे बात है। और महीना में 2 महीना अगर वेतन 3 महीना रुक गया ना, तो फिर आपको स्ट्रेस आ जाएगा। हाँ, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पहले खिचड़ी भी एक संसाधन था स्कूलों में, अब खिचड़ी संसाधन को हाँ एजेंसी को दे दिया, एजेंसी को दे दिया। आपका काम केवल दस्तखत करना है, ज्यादा यही कर सकते हैं कि 5 डब्बा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 5 डब्बा लेके क्या करिएगा? बुए होटल खोल के बैठेगा मास्टर, मैंने क्या करेगा? छोड़ो। अब ज्यादा देखो बोलना, मतलब मैं हकीकत को बड़ा नजदीक से रखता हूँ, और ऐसा ऐसा बात कभी आप लोग बोल देते हो कि मुझे लगता है कि खुल के बोलना चाहिए, लेकिन मेरी भी बाध्यताएं हैं, मैं बहुत खुल नहीं पाता। नहीं मैडम, मेरी भी नौकरी है, मेरे पीछे जिम्मेदारी है, समझ रही है ना? ज्यादा खुल के बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं जी? हाँ, मेरे पीछे जिम्मेदारियां हैं, खुल के पड़ जाऊंगा तो कल हमको दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो मैं पक्का हृदय के साथ चाहता हूं कि हमारे युवाओं को एक भविष्य मिले। कल से अगर नौकरी आएगा तो मेरा ये रोजी रोटी चलेगा, अगर वैकेंसी ही नहीं आए तो ये रोजी रोटी बंद हो जाएगा। और 2025 के बाद तो शिक्षक का ये बल्ब नहीं रहेगा, ये तो गारंटी है। 10,000 वैकेंसी पर अटक जाएगा, हर साल 8,000 10,000 वैकेंसी होगा, उसी में 10 लाख बच्चे बैठेंगे, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट पर चिंता मत करिए, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट कोई मानक नहीं बनेगा। उम्मीद है कि अटेम्प्ट जो है एजे पर रहेगा कि खींचते रहो, अभी जब नहीं बढ़ा क्या। हाँ, आरक्षण की तरह अटेम्प्ट आपका होने वाला है। आरक्षण भी कितने साल के लिए आया था? 10 साल के लिए। आरक्षण कितने साल? 10 साल के लिए। अंबेडकर जी ने 15 साल मांगा, लेकिन संविधान सभा ने उस पर संशोधन करके सर्वसम्मति से पास किया कि 10 साल के लिए ये आरक्षण रहेगा, 10 साल के बाद लोग समृद्ध हो जाएंगे। तो वैसे ही बीमारी है कि 10-10 साल करके, और अभी लगातार बढ़ रहा है, और आने वाली पीढ़ियों तक ये चलता रहेगा, क्योंकि कोई समस्या ही नहीं है। 2000 में पूरा हो रहा था, पहले से बढ़ाते बढ़ाते तो 2000 में समय था, अटल जी थे, अटल जी कहे कि हम कहेगा छूने जाए, तो लिख दिए कि 2020 के बाद जो 2011 के बाद 2011 की जो जनगणना होगी उसके आधार पर तय किया जाएगा। जनगणना की रिपोर्ट आई, मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि नहीं 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस पर देखा जाएगा। मोदी जी तो ऐसे ही निकल गए हैं, इन पर इस पर डिसीजन नहीं लेना पड़ा। ठीक है,
तो दो तीन चीज होना चाहिए देश में। एक तो किसानों के पक्ष में काम हो, जो हम लोगों के अन्नदाता हैं, एक तो इनके काम में, और दूसरा युवाओं को देखा जाए कि आज जितने युवा रोड पर भटक रहे हैं इनको किसी तरह करके एक किनारा दे देना चाहिए, नहीं तो ये फिर रैलियों का हिस्सा बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए आप रैलियों में भीड़ देखो, आज किसका भीड़ है? मैं रैली यूट्यूब पर देखता हूँ, रैलियों में किसका भीड़ है? युवा का, सिर्फ और सिर्फ युवा का। और वो पागल युवा जिसको पता नहीं है कि इन्हीं सबों ने मिलकर के उसके भविष्य को बर्बाद किया है। नहीं तो एक बार तो क्रांति लानी पड़ेगी फ्रांस की तरह, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, रेलवे जो सबसे बड़ा नौकर 42 करोड़ के देश में 5,000 की, ठीक है चलिए छोड़िए हटाइए, निकल जाने दो मेरे भाई, नहीं तो खतरा हो जाएगा मेरे लिए। हाँ निकल जाने दो, खतरा हो जाएगा। यहाँ देखिए, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब का है? 1960 का है। सिंधु जल समझौता 1960 का है। सिंधु जल समझौता 1960 का है। सिंधु जल समझौता में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? भारत, पाकिस्तान, इसकी मध्यस्थता किया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने मध्यस्थता किया था? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता किया था। और इसमें फैसला क्या हुए कि जो ये ऊपर की 3 नदियां हैं, ये ऊपर के 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान के पक्ष में होगा, 20% जल भारत के पक्ष में रहेगा, भारत इसका उपयोग करेगा। जबकि नीचे के इन नदियों का सेम डिसीजन लिया गया कि भारत इसके उपयोग करेगा कितना परसेंट? 80%, और पाकिस्तान को दिया जाएगा 20%। पाकिस्तान को कितना परसेंट? 20%। भारत ने अभी क्या किया है, वर्तमान समय की घटनाक्रम क्या है कि रावी नदी पर शाहकुंडी बांध, किस नदी पर? रावी नदी पर बनाया है शाहकुंडी बांध। शाहकुंडी बांध अभी वर्तमान घटनाक्रम है, शाहकुंडी बांध, शाहकुंडी बांध। और ये शाहकुंडी बांध के कारण ही, शाहकुंडी बांध के कारण ही पाकिस्तान जो है त्रस्त है, क्योंकि हम अपना 80% को अब रोकने का कोशिश कर रहे हैं, 80% को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शायद हिमाचल में बनाया है, उसको देख लीजिएगा। है भारत में ये, भारत 80%। भारत, वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान। भारत के तरफ से थे नेहरू जी, भारत के तरफ से कौन इसके पक्षकार थे? नेहरू जी। और पाकिस्तान के तरफ से कौन थे? अयूब खां। पाकिस्तान के तरफ से थे अयूब खां, पाकिस्तान के तरफ से अयूब खां थे, पाकिस्तान के तरफ से अयूब खां थे, इसमें अयूब खान थे। साउंड इशू नहीं होगा अरविंद बाबू, साउंड इशू नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ, साउंड मिल रहा होगा सब लोगों को भाई। पाकिस्तान की तरफ से कौन है? अयूब खान है, पाकिस्तान की तरफ से सर अयूब खान है। अफवाह तंत्रों को एक बार खुद से आप लोग करिएगा, छोटी छोटी नदियों को एक होमवर्क कर लीजिए छोटा सा। सबके पास कोई ना कोई लूसेंट टाइप का किताब तो होगा ही। अब इसमें समय क्लास का इंपॉर्टेंट समय है, क्यों किल करिएगा आप? क्लास कुल जटिल बातों के लिए रखिए, फैक्ट्स पढ़ाने के लिए मत रखिए। इसमें जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? उसको रट देना है, पढ़ना ही नहीं है, एकदम रट देना है। सिंधु वाला, हाँ जी हाँ, जैसे झेलम कहाँ से? तो वेरीनाग झील से, हिमाचल प्रदेश से। ये चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज कहाँ से? राकस्ताल झील से, तिब्बत से निकल रही है। तो इसको आपको रट के रखना है, रटा जाएगा।
हाँ, चंद्र और भागा दोनों का जो संयुक्त धारा है वही चेनाब कहलाती है, उसी का नाम चेनाब है। तो क्लास को थोड़ा बड़ी बातों के लिए रखें, आगे बढ़ाएं। इसको कलर याद करके आइएगा ना, पक्का, प्रॉमिस। हाँ, कल छुट्टी है। ये हमको भी पता नहीं है, किनको, उनको भी पता नहीं है। हाँ, शाम में कल तो होगा मैराथन, वाह, यूट्यूब वाला तो चलेगा। कल थोड़ा एक आवश्यक काम था इसीलिए नहीं हो आ पाए। हाँ, कल कल लेकिन संडे को रहेंगे 10-12 घंटा, इस संडे को तैयार होते हैं आज ही से। अरे आधुनिक भारत पढ़ाते हैं, एक के दिन में खत्म कर देते हैं आधुनिक भारत। अरे खाली ज्योग्राफी पढ़ाते हैं आप, यूट्यूब सबके लिए है ना। आधुनिक भारत कहीं पढ़ाते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन बच्चों की नो एंट्री है। कितना तो गुस्सा के चल गया, कारण क्या है ना कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। जब हम यूट्यूब पर होते हैं और आपके नज़रों से हमारी नज़रें टकराती है तो फिर लगता है कि हम आपसे कनेक्ट हो गए। और यही कारण है कि मैं अपने ऑनलाइन में ऑफलाइन को नहीं इशू करता हूँ कि भाई मत रहो, नहीं तो हम तुमको लगेंगे समझाने तो पता चलेगा वहाँ का फ्लो टूट गया। अब वो फ्लो टूटा तो तुरंत बच्चे स्विच करते हैं। वहाँ अगर 1 मिनट किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना तो भाग जाता है, 1 भी मिनट वेट नहीं करता है। और यहाँ तो आपको बैठा के और 15-20 मिनट बकैती मारा जाए तो करिएगा क्या? बैठिएगा। हाँ, लेकिन वो हाँ नहीं बैठता है, इसीलिए यहाँ से ज्यादा इनर्जेटिक वहां रहना पड़ता है कि वहां भागते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ, आए? हाँ, पेमेंट नहीं देता है, वो सबके पेमेंट के बदले। देखो, भारत में एजुकेशन सिस्टम, कभी मत सोचना कोचिंग पढ़ाएंगे, इसमें कोई ऐसा आदमी मत सोचना कि जाके अपना जिला में कोचिंग खोल लेंगे, यहीं पर कसम खा लेना मास्टरे बन के रहना है। क्योंकि ये कोचिंग वोचिंग का धंधा जो है ना, आगामी 5 वर्षों में सब समाप्त हो जाएगा। ये 5 ही वर्ष का बेहतर भविष्य है, बहुत दिक्कत है इस पर। अब सरकार की भी बहुत पैनी नजर है, और कुछ तंत्रों ने पहले कॉलेज को खराब किया, दावे के साथ कह रहा हूं, स्कूल को खराब किया, और अब कोचिंग तंत्र, भ्रामक प्रचार, देख रहे हो, रामदेव बाबा फंस गए, रामदेव बाबा फंस गए, पढ़ाएंगे आपने नहीं। ये सब चीजों को नोट करके रखिए, परीक्षाओं में आएगा काम। रामदेव बाबा गए, फेयर लवली गया, 3 दिन में गोरा करे। वैसे ही कोचिंग वाले भी हमारे यहाँ आइए, हम टॉपर बनाते हैं, ये भी जाएंगे, एक समय आने दीजिए ना, जाएंगे ना, छोड़ो, आगे बढ़ाओ। ब्रह्मपुत्र पर बात कर लें, ब्रह्मपुत्र पर बात कर लेते हैं मेरे भाई। ब्रह्मपुत्र जिस नदी का उद्गम कहां से है? मानसरोवर से, मानसरोवर से केमा यंगडुंग, केमा यंगडुंग ग्लेशियर से, केमा यंगडुंग ग्लेशियर से नाम है इसका। वहां सांगपो, अंग्रेजी में टी से लिखते हैं, सांगपो, टी लिखते हैं, सांगपो। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यू आकार की घाटियां बनाती है, और यू आकार की घाटियों में ही वो क्या बना लेता है, और यहाँ यू आकार की घाटियां बनती है और अरुणाचल में, और इसका नाम दिहांग हो जाता है, इसी का नाम दिहांग हो जाता है। आप असम में आओगे तो धुबरी का नाम सुना है क्या? असम में धुबरी, धुबरी से सदिया नेशनल वाटर 2 भी है, धुबरी से सदिया नेशनल वाटर 2 भी है। नेशनल वाटर 1 कहां से कहां? प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटर 1 है, नेशनल वाटर 1 है। अब बताओ कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? हाँ, वाटर परिवहन। सबसे सस्ता होने के बाद भी लोकप्रिय क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसका स्पीड बहुत स्लो है। अब यहां से पता चलेगा आपको कलकत्ता जाने में 3 दिन लग गया, पैसा कम लगता है तो 3 दिन टाइम देगा। ये बता, 500 बड़ा है कि 3 दिन टाइम बड़ा है?
उसका जो ट्रैफिकिंग है हमारे यहाँ से बहुत हाई जो है हाईटेक ट्रैफिकिंग है। आप सब सुनो, लोकल लोकल ट्रैफिक में आप देखो तो अभी भी पश्चिम बंगाल सबसे डाउन पर है, सबसे लो रेट है पश्चिम बंगाल का। 5 रुपया में आप यहां से गांधी मैदान जा सकते हो, गांधी मैदान से आगे भी गया घाट तक जा सकते हो 5 रुपया में। हाँ 10 रुपया में, देखिए कितनी अच्छी बात है, 10 रुपया में पूरा कलकत्ता घूम सकते हो। सैल्यूट है वहां के सरकारों को कि इतनी क्राइसिस में भी उन्हें इस स्तर पर मेंटेन करके रखा है। आज जाम अभी भी नहीं दिखता है कलकत्ता में। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, तो आप कौन सी से घूमे हैं, कौन सी से? ये देखिए भाई मेट्रो से घुमा है कलकत्ता जाके, इससे बड़ा बुर्बक आदमी कौन है? कलकत्ता में घूमना है तो हुगली से घूमिए, हुगली नदी से घूमो। हर जगह हुगली नदी के घाट बने हुए हैं और आप नाव में 5 रुपए का टिकट कटाओ, सरकारी जहाज है, नाव है, अभी भी और आपको ले जा करके कहीं से कहीं छोड़ते हैं। अभी की बात बता रहा हूं, 6 रुपया हो गया है चलो कोई बात नहीं, धुबरी की बात हो रही है। तो उतरबे नहीं करेंगे, वो एक जगह थोड़े जाता है, सबसे छोटका कटा लो और उतरबे मत करो, जहां जाना है वहीं जाके उतरो और छोड़ो, अब सब बुद्धि मास्टर बताएगा। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जैसे ही आप अंदर चलो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध है। एक नदी आकर के इसमें मिल जाती है बराक, जिसको वहां मेघना कहा जाता है, तो फिर ये मेघना के नाम से इसकी धाराएं जानी जाती है और यही कारण है कि बांग्लादेश मेघना का डेल्टा बोलता है। नदी इसमें आकर के मिलती है लोहित। कौन सी नदी मिलती है? लोहित, लोहित नदी मिलती है। सुबानसिरी, इधर से एक नदी मिलेगी सुबानसिरी, सुबानसिरी नदी मिलेगी। एक नदी और है धनसरी, एक नदी और है कौन सा? धनसरी, धनसिरी, धनसिरी। एक नदी कौन सा है? धनसरी। कौन सी नदी है? धनसरी, धनसरी नदी मिलती है, धनसरी। सबका ठीक है ना? कौन सी नदी है? धनसरी। यहां से बोर्ड पर आना है, यहां से आ जाना है और इधर एक नदी का प्रवाह है। ये नदी कौन सी है? तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता। नदी कौन सी है? तीस्ता। कौन नदी है? तीस्ता, 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 तीस्ता नदी है। सुनो, लोहित नदी पर ही एक सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल बनाया गया है। सबसे लंबा सड़क पुल है, सबसे लंबा सड़क पुल है, सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका पुल। सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भूपेन हजारिका पुल। दिक्कत है? भूपेन हजारिका पुल सबसे लंबा सड़क पुल है, भूपेन हजारिका पुल। ये नदियां अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं और इन्हीं अवसादों का यहाँ जमाव हुआ है। कहाँ? असम में। और अवसादों के जमाव से ही यहाँ बना है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप बना है? माजुली द्वीप। अवसादों के जमाव से ही बना है माजुली द्वीप। ये नदियां जो लोहित और सुबानसिरी नदी हैं, अपने साथ ये अवसाद लेकर आती हैं, सेडिमेंट लेकर आती हैं और इन्हीं सेडिमेंटों से बना है कौन सा? ठीक है, और इन्हीं अवसादों से बना है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, जहां मानव अधिवास का केंद्र है, जहां मानव भी रहता है। और यहीं पर एक जिला है माजुली जिला, असम का। कौन सा जिला है? माजुली जिला है। एक जिला है कौन सा? माजुली जिला है, असम का माजुली जिला है। असम में माजुली जिला है। यह नदी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र।
सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है इस नदी का, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र समझते हो ना? अपवाह तंत्र, हाँ, अपवाह तंत्र बोलते हैं कि जिससे वो प्रवाहित हो रही होती है वह क्षेत्र, वही अपवाह तंत्र होता है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यहां मिलेगा। लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर का है। लंबाई कितने का है? लगभग 2900 किलोमीटर का है। हैं? शंकोसी, हाँ, वो तो अरुणाचल प्रदेश के पास एक छोटी उपसहायिका है लोहित की। हाँ, वो उपसहायिका है, सहायिका नहीं, उपसहायिका है। ठीक है। आए, मानव अधिवास का केंद्र है, मानव वहां रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। हम लोग के यहाँ भी देखो वाटर फायर सेफ्टी का तगड़ा व्यवस्था है। आप लोगों से भी निवेदन है कि जहां भी रहते हो, अगर बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको फायर के प्रति जागरूक करना है कि कैसे जो है गांव में अगर हो तो गांव के लोगों को, अगर कच्चे घर है, सुनो 2 मिनट, बहुत बहुत चिंता का विषय है अभी बिहार के लिए कि गांव में यदि है, गांव में अभी आग की समस्याएं हर जगह बढ़ी है। हाँ, पटना में पाल होटल जल गया। कितने लोग मरे? 6 आदमी मरे। शादी में 6 आदमी मरे। तो आगजनी की घटनाएं बढ़ रही है। आप लोगों को इसके प्रति सचेत करिए, जागरूक कर दीजिए, लोगों को सेफ्टी बताइए। आप खुद भी सेफ्टी में रहो, खुद भी सेफ्टी में रहो। आपसे भी निवेदन है कि आपका या सबका जीवन बहुत बहुमूल्य है, अगर मिला है तो इसको खूब बढ़िया जिएंगे। सुनो, कल हम लोग खत्म कर लेंगे अपवाह तंत्र को, तो फिर परसों किसी बड़े टॉपिक में प्रवेश करेंगे। अब क्लास आपका बहुत स्लो नहीं करने वाले हैं, जितना क्लास होगा एक एक चीजों को पढ़ा के अब की खत्म करना है। ठीक है, पिछले बार इन्वायरमेंट भी कम पढ़ाए थे, इस बार इन्वायरमेंट ज्यादा पढ़ाएंगे।